तो वैसे अजीत सिंह की और जय सिंह की काफ़ी मित्रता थी। शुभ प्रभात। मैं हूँ इस वक्त जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के पास। तकरीबन ये 10 किलोमीटर पड़ता है जोधपुर रेलवे स्टेशन से। और मैंने कल ली थी बाइक ओला वाली, तकरीबन 56-60 रुपये पड़ गया मुझे। तो कल रात को एक्चुअल में मैं चला था 2:55 से जैसलमेर से जोधपुर की। एक्चुअली ट्रेन में मैं सो गया था, लगी हुई थी, जैसलमेर से ही चलती है। तो मैं लगभग 12-12:30-1 बजे ट्रेन में आ गया, आराम से सो गया। और उसमें क्या था कि बोगी जो नंबर दे रखा था मेरे में, कोच नंबर, तो वो था S9, बट जो बोगी लगी हुई थी वो किसी और ट्रेन की लगी हुई थी। तो मुझे डाउट हुआ क्या कैसा, तो मैं किसी और बोगी में सो गया। फिर टिकट कलेक्टर हैं, वो आए चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया ये चीज़ें हैं, आप एक काम करो, चेक कर लो और मुझे सोने दीजिए कृपया करके। तो उन्होंने बोला हाँ आप सो जाओ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें मैंने दिखाया तो उन्होंने मुझे यही एक्सप्लेन किया कि ये दूसरी बोगी है, वो बाद में फिर दूसरी ट्रेन में लगेगी बोगी। तो वहाँ से फिर सो गया। सुबह उठा, अलार्म बजा 7:20 पे, जो कि ट्रेन जो है मुझे 8 AM पे पहुँचाती जोधपुर में। मुझे लगा कि हो गया, अब लगता है रात भर जगह आता ही होगा, क्योंकि अब 3 बजे सोना है, 8 बजे जगना है, तो फिर हो नहीं पाएगा। तो मैं वही 12:30 बजे घुस गया पहले ही ट्रेन में, आराम से लेटा रहा, सो गया। तो लाइट वगैरह सब चालू हुई और ये है वो फोर्ट। आज बादल किया हुआ है जोधपुर में, कल जैसलमेर में भी जब बादल किया हुआ था। वैसे जोधपुर जो है वो जाना जाता है राठौर राजपूत राजाओं की नगरी के लिए। आपने राव जोधा का नाम सुना होगा, वैसे जोधा अकबर का आपने सुना होगा। क्या वो जोधा अकबर अलग मैटर है। राव जोधा जो थे लगभग 15वीं सदी की शुरुआत मध्य में मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाते हैं, ये वाला। और फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है राठौर डायनेस्टी का आधिपत्य, जो कि भारत की आज़ादी तक चलता है। तो यहाँ पे उम्मैद भवन भी है, जहाँ पे उनके फैमिली वाले अभी भी रह रहे हैं, बट वो प्राइवेट है, उम्मैद भवन पैलेस। जोधपुर को एक्चुअली ब्लू सिटी बोलते हैं। यहाँ से किले के ऊपर से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो जो छोटे छोटे घर हैं उन सबको हल्के नीले रंग से रंग दिया गया है। तो थोड़ी थोड़ी वाइब्स आती हैं नीले रंग की, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जल्दी आना चाहता था, बट वही चीज़ है, बादल कर दिया तो कोई मतलब नहीं मॉर्निंग आने का, तो सनराइज़ वगैरह दिखाता। तो अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर। और जब सबसे पहले आप गेट के अंदर आएंगे तो आपको टिकट प्राइस पड़ेगा लगभग 200 रुपये। जो आर्मी पर्सनल है उनको 100 रुपये पड़ेगा, नहीं हाफ टिकट है। अंदर आते ही तो पहला दरवाज़ा है जयपुर। एक्चुअल में हुआ क्या था कि राठौर राजाओं ने जब यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया 1707 से लेकर 1710 के बीच, तो यहाँ पे बीकानेर की सेना और जयपुर की सेना घुस गई आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ की रक्षा करने के लिए कई सारे तोपों का निर्माण किया गया। सेना काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि 2 सेनाओं से लड़ रही थी। एक सेना जो कि अभी अभी जस्ट स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी पूरी तरह से, तो काफ़ी बड़ी बड़ी तोपें यहाँ लगा दी गई। आपने तोप देखी होगी। और काफ़ी स्कर्मिश के बाद इस पर कब्ज़ा नहीं किया जा सका, तो इसीलिए इस गेट जय पोल भी कहते, क्योंकि इस युद्ध में उनकी विजय हुई थी। सूरज खिल गया है। एक्चुअली सूरज है
पूरब की ओर और हम लोग हैं पश्चिम की ओर। तो परछाई आ रही है पूरे के पूरे महल की, लेकिन सूरज जो है शहर में दिख रहा है। तो आगे है एक और गेट, इसी के बगल में चौकी वाला बाग है। ये रहा रास्ता वो पूरा, उसी के बगल में कुछ कंपनी जो है जिप लाइन के थ्रू आपको रस्सी से ढांकना सिखाएंगी। एक एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे आप जिप लाइन यूज़ करके शहर के एक कोने तक जा सकते हैं। सुबह सुबह पहुँच गए हैं तो साफ सफाई भी चालू है। ये जो चढ़ाई है ये लगभग 30 डिग्री की है। यहाँ पे पर्टिकुलर बेहतर तरीके से सीढ़ियाँ नहीं बनी, सिर्फ ढलान बनी। किले को इस तरह बनाया जाता था ताकि इसके डिफेंस में आराम मिले। अब किले जो है डायरेक्ट राजा के कक्ष तक अगर डायरेक्ट हो जाएं तो फिर दुश्मन सैनिकों को वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। इसीलिए थोड़ा सांप सीढ़ी वाला सिस्टम कर देते हैं। जितना दूर हो सकेगा उतनी रक्षा हो सकेगी और सेनाओं को जितना हो सके छोटी कतारों में बांटा जा सकेगा, जिसकी वजह से किले को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा गेट है। एक्चुअली जौहर कुंड में जब रानी या उनके साथी लोग अपने आप को जला लेती थी अपने सम्मान को बचाने के लिए, तो उनके हाथ के साइज़ का पहले प्रिंट बनवाया जाता था। और आज भी आप जहाँ जहाँ पे जौहर कुंड है और सती हुई हैं रानियाँ अपने राजा के लिए, तो वहाँ पे आपको ये पूजनीय पा जाएंगे ये चीज़ें। तो मैंने हाथ का थोड़ा दिखाने की कोशिश की थी हाथ से, वो साइज़ जो है रानियों का है। टोटल 31 हाथ की प्रिंट है वहाँ पे, 31। अगला है सूरज पोल। एक्चुअल में राजस्थान में पोल को गेट बोलते हैं। जितने भी गेट बने हैं उन सबको पोल नाम दे दिया गया लास्ट में, जैसे सूरज पोल, विजय पोल, है ना। तो ये जो नक्काशियाँ आप देख रहे हैं ये सब पत्थर में की गई हैं, पूरी तरह से जाली। ज़्यादातर लोग लकड़ी से करवाते हैं। यहाँ पे सब जो कारीगर हुआ करते थे राजाओं के, वो पत्थर में किया करते थे। बेहतरीन। राजस्थान में जिस जिस ज़िले में जाएंगे, खासकर जो कि राज्य हुआ करते थे राजाओं के, तो वहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की टर्बन, टोपियाँ आप बोल सकते हो, पगड़ियाँ बोल सकते हो, साफ़ा बोल सकते हो। तो हर राज्य की अलग अलग साफ़ा की प्रकृति हुआ करती थी, अलग अलग बांधने का तरीका हुआ करता था, अलग अलग रंग भी होते हैं कभी कभी। अच्छा, ये जो डिज़ाइन बनाई गई है पत्थरों के ऊपर लाल लाल, उसका खासियत ये थी कि अगर औरतें किसी प्रकार से पुरुषों जैसे कि राजा महाराजा उनके सैनिकों को कार्य करते हुए देखना चाहती थी तो ऊपर से आराम से देख सकती थी, नीचे से पुरुष महिलाओं को नहीं देख सकते थे। काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गर्मी खूब पड़ती है राजस्थान में, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का काफ़ी उपयोग किया जाता। तो गर्मी में ठंडी का एहसास और ठंडी में गर्मी का एहसास लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो पत्थर हैं उनके द्वारा होता था। यहाँ से जालियों से हवा गर्म गर्म अंदर घुस जाती थी और अंदर ठंडी हवा पहुँच जाती थी। कहीं कहीं पे तो यूज़ किया जाता था पानी के फव्वारे वगैरह, तो खिड़कियों के किनारे किनारे लगा दिए जाते थे, तो और भी ठंडा जाता, कूलर जैसा। हमारी साइड जो है एसी और जो प्लास्टिक वाला कूलर है उसमें ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं लोहे वाला जो कूलर पुराने टाइम में यूज़ किया जाता है उसमें अगर पानी डाल के किया जाए तो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है और 12 से 15 घंटे तक चलता है अमूमन। वैसे 1-2 घंटे में ही, चाहे जितनी भी गर्मी हो, लोहे वाला जो कूलर है पुराने ज़माने का वो जल्दी ठंडा कर देता है। सेम वही चीज़ है, आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में कूलर में यूज़ कर रहे हैं। उस ज़माने में आज तकरीबन 500 वर्ष पहले ही इन सब चीज़ों का ईजाद किया जा चुका था, खासकर राजस्थान में जो कि काफ़ी गर्म इलाका है। मुग़लों ने गुजरात का जो इलाका है वो एज अ गवर्नर अजीत सिंह को दे दिया था। अजीत सिंह के बाद अभय सिंह के समय वहाँ का सूबेदार जो था, मुस्लिम सूबेदार, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो अभय सिंह पहुँच जाते हैं युद्ध करने और उन्हें युद्ध करके हरा देते हैं। तो गुजराती शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना जो कि सोने से बना है,
तो वहाँ से वो जीत के बाद इसे उठा ले आते हैं राजस्थान। तो ये सब जो है राठौर क्लेन द्वारा जीती गई मुग़लों को हरा के तोपें हैं। खासकर अजीत सिंह के समय जब राजपूत रेबिलियन होता है 1707 से लेकर 1710 के बीच में, और उसके प्रतिपादक जो थे ठीक है, प्रवर्तक जो थे वो अजीत सिंह राठौर थे जोधपुर के। तोरण और मोड़, मोर को यहाँ पे मोड़ बोलते हैं। क्या बात। और ये रही तलवारें। अजीत सिंह जो मैं बात कर रहा था राजपूत रेबिलियन का, वो उनकी तलवारें हैं ये। जोधपुर एक्चुअल में सेंटर था मारवाड़ का, और अजीत सिंह यहाँ के राजा, तो मेवाड़ क्षेत्र हो गया, मारवाड़ क्षेत्र हो गया, आमेर क्षेत्र हो गया, इस तरह से कई क्षेत्रों में बटा हुआ है राजस्थान। तो उस टाइम से इस टाइम के बीच काफ़ी अंतर है। मारवाड़ क्षेत्र पे ज़्यादातर राठौरों का आधिपत्य था। आप बीकानेर के नाम सुने होंगे, तो राठौर जो क्लेन है वो बीकानेर और जोधपुर में आज भी हैं, उनका राज परिवार आज भी रहता है। इसी तरह से उदयपुर में सिसोदिया वंश, और साथ में कचवाहा वंश जो कि जयपुर के आसपास। इन तलवारों में जो मुठ है यानी हॉल्ट है वो एक्चुअली सोने की नक्काशी का एक अद्भुत नमूना है। देखिए, तो ये जो तलवारें हैं एक्चुअल में ये अकबर मुग़ल बादशाह की है, और जब उनके जनरलों ने धीरे धीरे एक दूसरे को पास करते गए और उन जनरलों को राठौर राजाओं ने हराया, तो फिलहाल इनके पास आ गई ये तलवारें। वर्क है वो चंदन की लकड़ी में किया गया है। हुक्का और सुराही में अंतर, तो ये जो हैं ये सुराही, ये हुक्का है, ये आफताब है। तो ये है माता पार्वती जी का एक रूप, जिन्हें गणगौर बोलते हैं मारवाड़ में। एक्चुअल में यहाँ पे जिनकी शादी नहीं होती हैं, कुंवारी जो होती हैं, वो इनकी पूजा इसलिए करती ताकि उन्हें अच्छा पति मिल सके। तो इन्हें काफ़ी सुंदर वस्त्रों से और गहनों से सजाया गया है माता पार्वती को। ये गणगौर मतलब पार्वती। वहाँ पे एक बड़ा सा ताला रखा था तकरीबन 1 फुट का, और उसमें ये बताया गया है कि वो मुख्य गेट पे लगाया जाता था, और उसकी चाबी भी 1 फुट की थी। एक और ताला था, छोटा सा था, लेकिन उसमें 4 चाबियाँ थीं, और वो ज़्यादातर जो बक्से होते हैं ना सोने चांदी वगैरह के जेवरात के, उनको सुरक्षित रखने के लिए वो ताला लगाया था। अब 4 चाबियाँ हैं, एक लगाओगे दूसरे से दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, 4 चाबियाँ, और चाबी अगर स्पेयर में ना हो तो फिर लफड़ा हो गया, घूम ही जाती हैं। खैर वो जो बड़ी वाली चाबी थी 1 फुट वाली, वो मुख्य द्वार में लगाया था इस किले के। शानदार। तो ये है मारवाड़ के टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग और अन्य उद्योग का एक छोटा सा नमूना। अंगरखा, जो मारवाड़ के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस तरह की ड्रेस पहना करते थे। मारवाड़ चूड़ीदार कपड़ा, ये तकरीबन 150 वर्ष पुराना कपड़ा है, अभी तक टिका हुआ है। यहाँ पे धो 2-3 बार तो प्रेजेंट टाइम के रेडीमेड कपड़े उड़ जाते हैं, और ये 150 वर्ष तक संरक्षित है। शुरू में जहाँ से मैं गुजरा था तो आपने बड़ा सा एक पर्दा देखा होगा, ऊपर छत पे था, ठीक है। तो एक्चुअल में वो शाही तंबू है। अगर आप रेगिस्तानी इलाके में हैं तो और आपको काफ़ी गर्मी लग रही है तो इस तरह के कपड़े यूज़ किए जाते थे। मारवाड़ में खासियत ये थी कि ये मारवाड़ इलाका जो है थोड़ा रेगिस्तानी वाले इलाके में पड़ता है, और ना सिर्फ साज सज्जा के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। ये शाही तंबू है, यहाँ पे राजा जी रहा करते थे। रेगिस्तानी इलाके में अगर शिकार करना जाना हो, भोजन करना हो वगैरह वगैरह। तो ये जो ऊपर वाली है इसको छतबंदी बोलते हैं, ऊपर वाला कपड़ा जो कि टेंट के ऊपर लगता है, और यहाँ पे जो नीचे वाला कपड़ा है इसको कनात बोलते हैं। और ये है शीश महल। जयपुर और उदयपुर में हमने शीश महल देखा था। जयपुर काफ़ी सुंदर था,
उदयपुर का भी। यहाँ पे शीश महल ज़रूर बनाया था, यानी रॉयल्टी दिखाने के लिए शीश महल ज़रूरी है। अगर कोई आ रहा है तो अपने आप को कई जगह से देख सकता है। बचकन और पोशाक शाही बच्चों के लिए काफ़ी भारी हुआ करते थे। अब इसी को देख लीजिए, ये बड़ा वाला 7 किलो का है। अब वैसे भी 7 किलो के बच्चे हुआ करते थे, उसके लिए 7 किलो का कपड़ा। कोई बात नहीं, शाही ठाट बाट है, होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए काफ़ी घुमावदार मोड़ है और वहाँ पे कई सारी तोपें रखी हुई हैं महल की सुरक्षा के लिए। तो हर जगह एक फ़ोटोशूट गैलरी होती है, तो हम लोग हैं फ़िलहाल फ़ोटोशूट गैलरी में। ओके, यहाँ से सबका नज़ारा दिखता है। तो हम लोग तकरीबन छत पे पहुँच चुके हैं और ये है शस्त्रागार उस ज़माने का। तो ये है शस्त्रागार, मेरा फेवरेट रूम। छोटा सा है मगर इम्पोर्टेंट है। जयपुर का जो शस्त्रागार था वो बेस्ट था, जो मैंने आज तक ज़िंदगी में इस तरह का शस्त्रागार कभी नहीं देखा। 500 वर्ष की जितने भी सारे हथियार हैं भर के थे, कम से कम 3-4 हज़ार शस्त्र होंगे वहाँ पे, शस्त्र दोनों मिला के। बंदूकें थी, नई वाली तो नहीं कह सकते, हाँ जो आज़ादी से पहले वाली जितनी बंदूकें वगैरह थी, शस्त्र वगैरह थे, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया कलेक्ट करके रखी गई हैं। और ये छोटे सा सोने का हॉल्ट। तकरीबन 1.5 फुट। ये जो ये वाला एक प्रकार का कटार है। ये कटार एक्चुअली मैंने जयपुर में देखी थी। कटार की खासियत ये है कि बीच में तो एक छोटा सा छुरा है और राइट और लेफ्ट में 2 बंदूकें हैं। गोली चलाओ, एक मरा, गोली चलाओ, 2 मरा, एक छुरा जाके तीसरे को मार दो, यानी 3-3, एक हथियार 3 धमाका। और ये वाला जो कटार है ये एक्चुअल में कुछ इस तरह का रहता है, ऐसे घुसता है ओपन, अंदर घुस के कैंची बन जाता है कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैं इसे जयपुर में ढूंढ रहा था। जयपुर में काफ़ी सारे हैं, मतलब 3-4-5 हज़ार शस्त्र थे। खुलने वाले को मैं ढूंढ रहा था बट वहाँ था नहीं, यहाँ पे मुझे मिल गया। कटारों के विभिन्न प्रकार, राजपूती तलवारें, भारतीय तलवारें, और ये है भारतीय आर्मर्स। ये जो बड़ी वाली तलवार देख रहे हैं आप, ये वाली, इसका उपयोग युद्ध में नहीं किया जाता, इसे सिर्फ बलि के लिए यूज़ ही किया जाता। बाकी जो तलवार हैं इन सबका यूज़ किया जाता, लेकिन ये बड़ी वाली का नहीं। ये बोलते हैं ना 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो की तलवारें, वो एक्चुअली में लॉजिकल सही नहीं है। अब इतनी बड़ी तलवार आप उठाओगे फिर वार करोगे, इतने में दुश्मन आपको मार देगा। अंदर है चौसे का खेल। ऊपर जो छत है उसमें कई सारे क्रिसमस बॉल्स लगाई गई हैं डेकोरेशन के हिसाब से। हो सकता है क्रिसमस ही मनाते हो। तो काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग। एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ से इधर से शुरुआत की थी, यहाँ से घुस के फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से अंदर। और ये है ब्लू सिटी का छोटा सा नज़ारा। अभी आगे जाऊँगा तो वहाँ पे पूरा का पूरा शहर दिखेगा। तो हम लोग हैं सरदार विलास में। एक्चुअली सरदार विलास जो है अपनी कास्ट कला के लिए जाना जाता था। तो लकड़ियों में जिस तरह की कला उपयोग की जाती थी और डिज़ाइन बनाई जाती थी, उसका यहाँ पे एक उदाहरण मिल जाएगा। एक नहीं, कई सारे, जैसे कि मैंने अभी अब दिखाया, सोने की परतें चढ़ाई गई लकड़ियों के दरवाजे में। तो ये सब दरवाजे हैं एक्चुअली और इन्हें फ्रेम करके रख दिया गया है। और ये खिड़की है, कुंदा दिखा होगा आपको, काफ़ी सुंदर खिड़कियाँ, दरवाजे। ये प्रेजेंट टाइम का दरवाज़ा है, अभी का नहीं। ये सबसे अच्छा लगा मुझे, इसमें जाली काफ़ी बनाई गई है। अंदर वाले बाहर देख सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं देख सकते। A few moments later. अगले पड़ाव की ओर। हम लोग बढ़ रहे हैं जनानी डोडी की ओर। डोडी, जनानी ड्योढ़ी इंग्लिश में है, हिंदी में है जनानी डोडी। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं या महिलाएं ही इंटर कर सकती हैं थी। और सीलिंग में, छत की सीलिंग में आप देख रहे होंगे कुछ धब्बा है, एक ये इधर साइड और एक मेरे इधर साइड।
ये एक्चुअली चिड़ियों का घोंसला है। पहले मैंने सोचा था कि ये बरैया वगैरह का, वॉस्प वगैरह का, बट एक्चुअली चिड़ियों का घोंसला है। तो यहाँ पे इंसानों द्वारा निर्मित घरों में प्रकृति भी अपना रास्ता और घर बना लेती है। जनानी देवरी और क्राफ्टन बाज़ार। हर महल के बाद थोड़ा बहुत मार्केटिंग होनी चाहिए। जूती का नाम क्या है? जोधपुरी जूती। जोधपुरी जूती, पैडिंग शूज विद पैडेड। तो यहाँ पे जो आप लाल कलर की ढूंढ रहे थे, यहाँ पे लाल कलर में काफ़ी सारी वैरायटी हैं, काफ़ी सारी वैरायटी है। एक्चुअली ज़्यादातर लाल ही हैं। लाल लाल सबका लाल, माँ का लाडला लाल। सुन लिया? तो चूक गए आप यहाँ पे सामान लेने से। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम पक्का इधर आना और ये लेके जाना आपका फेवरेट लाल, माँ का लाडला। जोधपुर के कलाकारों का अद्भुत नमूना। तो लेडीज़ के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ है। आगे बढ़ते हुए नागेश्वर मंदिर, नाग देवता का मंदिर। यहाँ पे शिव पार्वती जी, श्री कृष्ण जी और अन्य देवी देवताओं का मंदिर है। और हम लोग अब चामुंडा देवी माता मंदिर की ओर बढ़ते हैं। जय माँ भवानी। तो हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी महल के अंदर, मतलब कि एकदम महल के अंदर। यहाँ सब अंदर जा रहे हैं और हम लोग अब आगे जा रहे हैं। बेहतरीन। सुनिए, संजय। सावित्री नाम है। बहुत बढ़िया। तो एक खूबसूरत सा फोक सॉन्ग सुनने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं सफ़ा खाना की ओर। सफ़ा खाना क्या होता है देख लेते हैं।
पल्लू लटके रे मारो, पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू। अरे भाई खाने का परात देखिए, मेरी हाइट से भी ऊंचा 6 फुट का है कम से कम। गोलाई के हिसाब से 6 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा। अरे नहीं भाई, ये तो कम से कम 7 फुट का लगा। ये जो बर्तन है तकरीबन 7 फुट ऊपर है, इतना बड़ा बर्तन, काफ़ी बड़ा बर्तन है। तो ये है सफ़ा खाना, पता नहीं सफ़ा खाना है कि पता नहीं क्या, लेकिन एक तरह से पार्क जैसा लग रहा है, काफ़ी सुंदर पार्क है। और ये तो मारवाड़ कि जोधपुर का झंडा, और उसी के सामने खूब सारी तोपें लगी हुई हैं। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि हम उन लोगों में से थे जो पहले पहुंच गए, तो भीड़ उतनी कम है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। तो ये अगला पड़ाव, नो एंट्री। यहाँ पे खूब सारी तोप रखी हुई हैं, आर्टिलरीज पहले के ज़माने की, काफ़ी बड़ी तोप है। और ये है मारवाड़ के जोधपुर का रॉयल झंडा, ये वाली बहुत बड़ी है। तो अभी जो है हम लोग दीवार पे हैं, ऊंचाइयों पे, यहाँ से पूरा का पूरा जोधपुर दिखता है। और ये हैं चामुंडा माता मंदिर, जो कि सर्वाधिक पूजनीय है जोधपुर रियासत राठौरों में। आगे से रास्ता है, नीचे से आप जा सकते हैं, जहाँ से आप चढ़े हैं उसी के बगल से रास्ता है, लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है। जे वाला काफ़ी आगे वहाँ पे उम्मैद भवन पैलेस, तो वो प्राइवेट है, एक होटल हो गया अब। पहले राजा रजवाड़ों का घर रहा करता, आज भी राजा लोग वहाँ रुकते हैं और रहते भी हैं, बट वो अब एक होटल बन चुका है। तो वहाँ पे आप रेंट लेके रह सकते हैं, 60-70 हज़ार रुपये पर नाइट का वहाँ का स्टे है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट का अगला पड़ाव था चामुंडा माता मंदिर, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के जो राजपूत राजा, राठौर राजपूत राजा रहा करते हैं, जो अभी प्रेजेंटली उम्मैद भवन में रहा करते हैं, वो भी आज भी यहाँ पे आते हैं अपना होमेज, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ये प्राचीन मंदिर यहाँ के राजा रजवाड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गाइड वगैरह नहीं आते आपको बताने के लिए कि यहाँ पे आना है, हाँ वो बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कि आप जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पूजनीय स्थल है, ना कि टूरिस्ट प्लेस। तो कैमरा वगैरह बंद करके आइएगा, काफ़ी भीड़ रहती है, मगर आज इस समय उतनी भीड़ नहीं है। से लेकर 1710 के बीच राजपूत रेबिलियन होता है। 1707 में एक्चुअली में होता ये है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और बंदरबाट देश में चालू हो जाता है। सब अपने आप को शक्तिशाली करने के प्रयास करना चालू करते हैं, सीमाएं अपनी अपनी बनाना चालू करते हैं। मगर होता ये है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह कुछ दिनों बाद कुछ पठान और अपने आसपास के जो राजपूत राजा हैं उन सबको लेके चढ़ाई कर देते हैं दिल्ली पे। फर्रुखसियार उस वक्त मुग़ल बादशाह था, और फिर होता ये है कि जो सैयद ब्रदर्स हैं, सैयद बंधु, वो मिल के फर्रुखसियार की आंखें फोड़ देते हैं। तो अजीत सिंह राठौर उस वक्त राजपूत राजाओं को एक्चुअल में लीड कर रहे थे, जहाँ पे जय सिंह द्वितीय सबको मनाने की कोशिश कर रहे थे प्रेम भाव से। वहीं अजीत सिंह बोल रहे थे कि नहीं भाई, हम तो तलवार से बात करेंगे। अच्छा, जय सिंह द्वितीय की
और अजीत सिंह की काफ़ी मित्रता थी शुरू में, क्योंकि उन्हें मुग़ल बादशाहों से थोड़ा छुटकारा पाना था। और मालवा के गवर्नर मुग़ल बादशाह ने अनाउंस कर दिया था जय सिंह को, और गुजरात को जो है दे दिया था अजीत सिंह को। तो एक गवर्नर थे बट एक्चुअल में थे राजा। तो अब एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्रता पाने के लिए अजीत सिंह ने हमला कर दिया मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार के ऊपर। खैर उस वक्त से लेकर तब से यहाँ पे राठौर राजाओं का शासन था और इस पे अधिकार भी राठौर राजाओं का ही रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो मुग़ल बादशाहों ने लगभग जोधपुर को 200 साल तक परेशान किया, तो राठौर राजाओं ने अंत में उनका अंत ही करवा दिया। तो यहाँ से एंट्रेंस है और ये आखिरी पॉइंट, यहाँ पे चंडी माता मंदिर है। ये वाला